धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और अनुराग जी, व्यस्ततम समय में से बहुत बड़ा भार है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी है, यूथ मिनिस्ट्री भी है, Y20 का भी अभी आपने एक तरीके से कर्टन रेजर के रूप में उसको एक दिशा दर्शन किया है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक लंबा दौर आपने देखा है, संघ से भी आप जुड़े, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में उसके अध्यक्ष के नाते भी आपने ये किया। युवाओं को जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव विषय पर भी आपने जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस दौर के युवाओं के साथ जो आंदोलन का दौर था आपका, और आज युवा मंत्री के नाते आप युवाओं के विषय देख रहे हैं, क्या बदलाव देखते हैं? युवा और राजनीति, इन संबंधों में क्या अंतर आया है, और इसको किस दिशा में युवा भारत की राजनीति को सकारात्मक रूप से उसके साथ जुड़ना या उसमें भूमिका निभाने में आगे बढ़ रहा है? इसको कैसे देखते हैं आप? नमस्कार। पहले तो आपको, जहाँ एक और देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी अमृत काल में देश के युवाओं की एक बड़ी भूमिका, हर नागरिक की भूमिका की बात करते हैं कि हम इस अमृत काल में कैसे देश को आगे लेकर जाएं और स्वर्णिम काल भारत का कैसा हो। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष इसलिए भी है कि पांचजन्य ने भी 1-2 नहीं 75 वर्ष अपने पूरे किए। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत लंबा समय अटल जी से लेके, मिश्र जी से लेके, भानुप्रताप शुक्ल जी से लेकर बाकी सबका बहुत बड़ा योगदान, आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। सारी टीम को बहुत बधाई। और एक ऐसा, मैं कहूँगा, जानकारी देने का माध्यम जहाँ अटल जी जैसे व्यक्ति जिसके संपादक रहे हो, अपने आप में ही उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपके बारे में इसलिए कहना चाहता था कि जब क्रेडिबिलिटी, आज जब हम बात भारत की करते हैं, और आपने कहा, देश जी ने पहले कहा कि मीडिया के बारे में हम उस पर भी आएंगे, लेकिन आज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बात करनी, तो जहाँ एक और लोग दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो की बात करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ पांचजन्य का भी उसमें नाम आता है कि सही खबर, सत्य खबर अगर कहीं पर आपको मिलती है तो एक आपका भी उसमें बहुत बड़ा भूमिका उसमें रही है। जहाँ तक युवाओं की बात है, जब मुझे जिम्मेदारी मिली 2010 में युवा मोर्चा की, तब उस समय बनते ही सबसे पहली बात ये आई कि मैं सांसद तो था दूसरी बार का, और पार्लियामेंट में मैं देखता था कोई जम्मू कश्मीर के विषय को उठाता ही नहीं है। 2500 से ज्यादा सैनिक उस समय घायल हो गए थे पथराव की घटनाओं में। कश्मीर को स्वायत्तता देने की बात चल रही थी, ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करते थे, और जब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बैठे हो तब भी अधिकतर सांसदों को जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों का पता ही नहीं था, और ना ही किसी की जानने की इच्छा लगती थी। उस समय की सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, जैसे मैंने कहा, ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करती थी और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को बदलाव करने की बात करती थी। अगर ये हो जाता तो हमारे फौजियों पर मुकदमे ही खत्म नहीं होते। वो आतंकवादियों से लड़ते या फिर मुकदमे लड़ते, दोनों में से एक ही तय करना था। वो पथराव वालों से लड़ते या फिर, तो हमने उस समय तय किया कि इंडिया फर्स्ट एक कार्यक्रम चलाएं ताकि देश भर में युवाओं को जागरूक करें जम्मू कश्मीर के विषय में बताकर। और फिर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हमने, जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 जनवरी को, कलकत्ता से कश्मीर तक की यात्रा की शुरुआत की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली कश्मीर, कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा थी। तो बहुत सारे मीडिया के मित्रों ने हंसे जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम ये यात्रा, तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। सबने कहा कौन आएगा आज के समय तिरंगे के लिए, और मेरे मन में भी उन्होंने एक बार प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए कि कौन आने वाला है आपके लिए, कश्मीर के लिए कौन आएगा, तिरंगे के लिए कौन आएगा।
लेकिन सच्चाई ये है कि ये तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, इसमें 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की ताकत है, उस समय पता चल गई थी। और जब नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आकर धारा 370-35 से सदा सदा के लिए मुक्ति दिलाई, अब कोई वापस भी आ जाएगा तब भी धारा 370-35 को नहीं ला पाएगा। और पिछले साल जब हमने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, जम्मू कश्मीर के घर घर पर तिरंगा झंडा लहराने का काम भी और लाल चौक के पास भी तिरंगा झंडा लहराने का काम हुआ। लेकिन वो समय 2011 में था जब हमारी हड्डियां तोड़ने का काम हुआ था। ये जो आज गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी जी, गुजरात के महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप बघेला जी, इन सबके तो शरीर की हालत आप देखते तो क्या हालत थी उस समय। सामने वाली जेल में यासीन मलिक, यहाँ पर ये लोग तो हड्डियां। मुझे कठुआ की जेल में डाल दिया गया, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया। तो मैं कई बार रथ यात्रा का वो सीन देखता हूँ कि मैं तिरंगा झंडा रथ पे लेके खड़ा हूँ, जम्मू कश्मीर का पुल है, पीछे अनंत कुमार जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी। आज भी जब मैं अपने घर पे उस फोटो को कभी देख के निकलता हूँ तो लगता है पीछे तीनों नहीं रहे, मेरे हाथ में तिरंगा झंडा रह गया। तो कहीं ना कहीं, और मुझे आज भी याद है, थोड़ा मैं लंबा इस पे बात हो गई, लेकिन जिस दिन आर्टिकल 370 और 35A को अबॉलिश किया गया, मुझे आज भी याद है, हम अमित भाई के कमरे में पार्लियामेंट में जा रहे थे तो अमित भाई को सुषमा जी का फ़ोन आया, पहले प्रधानमंत्री जी को आया, अमित भाई को आया, तो सुषमा जी बहुत भावुक हो गई कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, कभी सोचा नहीं था कि 370-35 से कभी समाप्त भी होगा। और नरेंद्र भाई आपने करके दिखा दिया, अमित भाई आपने करके दिखा दिया। वो इतना बड़ा दिन था कि शायद हम लोग जो कभी दीवारों पे लिखते लिखते थक गए, वो कभी हट जाता, कभी सोचा नहीं था। लेकिन ट्रिपल तलाक भी चला गया, धारा 370-35 से भी हट गई, और भारत को नई ऊंचाइयों पर भी मोदी जी के नेतृत्व में ले जाने का काम हम कर रहे हैं। ये सब तब हो रहा है, उस समय युवाओं की भूमिका संघर्ष की थी, आज युवाओं की भूमिका अलग है। आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नई शिक्षा नीति, इन सबको लेकर हमें लोगों के बीच में जागरूकता का अभियान करना है, लोगों को राष्ट्र निर्माण में एक सकारात्मक भूमिका में लाना है। आज भूमिका युवाओं की बदली है, लेकिन स्वच्छता अभियान से लेकर बाकी अभियान को बल देना है, और नशा मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, हमें इस दिशा में लेकर जाना है। जातिवाद से बाहर निकलकर भारत को और मजबूत करने का काम करना है। एक सवाल, आपने चूंकि युवाओं की बात करी और आप उस दौरान गए थे, वो तो और अब आप चूंकि सूचना प्रसारण मंत्री हैं, एक लड़ाई अभी और भी है, वो है नैरेटिव की, किस तरह से अभी भी आपको जूझना पड़ता है सरकार में। मतलब आपने जब राजनीति शुरू करी तो वो तो 2G से पहले का भी युग था, अब तो 4G और 5G आ गया है, और इंटरनेट है, बहुत तेज़ी से है। ये चैलेंज कितना बड़ा है, उस लड़ाई से कम है, ज़्यादा है, और आप इसको कैसे देखते हैं? और सरकार का खासकर नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली जा पाए, ये कोशिश भी होनी चाहिए, और ये बात उठती भी रहती है। मैं कई बार पढ़ता था कि अटल जी जब पांचजन्य के संपादक थे तो उस समय तो, आज तो कंप्यूटर में होता कि आप लास्ट मिनट तक कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाए तब कुछ ड्रॉप कर देते हो, कोई खास खबर आ गई तो बाकी को छोटा करके कंप्यूटर पे आपको चेंज करना, प्रिंटिंग में चला जाता है। तो उस समय तो कहते हैं कि अटल जी के पास भागते भागते आते थे कि 8 लाइनें कम रह गई तो अटल जी कुछ नया लिख देते थे। तो उस समय क्या क्षमता रहती होगी और क्या चुनौतियां रही होंगी, वो आज के ज़माने में तो है नहीं। लेकिन आज दूसरी चुनौती आ गई है कि आपका एडिशन अगर रात को 11 बजे भी छप रहा है, उस समय दुनिया में कुछ घट गया तो आपको एकदम से हेडलाइन कम से कम सिटी एडिशन के लिए चेंज करनी पड़ती है। और एक जो बड़ी चुनौती ये है कि आज अगर कुछ सुबह ट्वीट हो गया, कुछ घटना घट गई, आपने तो अगले दिन खबर छापनी है, उससे पहले ट्विटर पर, फेसबुक पर, बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पर इतनी चर्चा हो जाती है कि अगले दिन लगता है कि अखबार पढ़ें कि ना पढ़ें। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसको आज भी जो ऑनलाइन चल रहा है उसका ये देखना है कि सत्य है कि नहीं, तो सुबह की अखबार को पढ़ना उसके लिए एक महत्व बहुत जरूरी हो गया है।
आज भी वो अखबार के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है कि देखते हैं अगर वहां पे छपी तो उस एडिटर की जिम्मेदारी है कि गलत खबर नहीं छापनी है। और कहीं ना कहीं जब ये अखबार के बाद टेलीविजन आया था तो लगता था अखबार का क्या होगा, टेलीविजन आया तो अब यूट्यूब से प्लेटफॉर्म से लेके बाकी प्लेटफॉर्म आ गए। ये चुनौतियां आएंगी, लेकिन इसके साथ अवसर भी हैं। आज कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता था, तो आज उनके अगर अपने चैनल्स देखिए तो वहां पर वो लाखों व्यूज मिलते हैं जितनी अखबार नहीं बिक पाती है। लेकिन ये भी चुनौती है कि अभी कल परसों एक मध्य प्रदेश में रेवा डिस्ट्रिक्ट से एक व्यक्ति अपना ऑनलाइन चैनल चलाता है, उसने एक बार नहीं 4 बार ये गलती की और हम उसके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई करें, क्रिमिनल केस भी उसके खिलाफ करने वाले हैं कि बिल्कुल गलत और फर्जी खबरें चलाने का काम करते हैं। हमने ऐसे चैनल जो देश के बाहर से चलते हैं या देश के अंदर चलते हैं, नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जो भारत को तोड़ने का सोच रखते हैं या फिर ऐसी खबरें फैलाते हैं जिससे भारत का नुकसान होता हो, नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी करेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अखबार और मैगजीन्स भी हैं जो एक प्रोपेगेंडा किसी एजेंडा के तहत भी चलाते हैं। अब उनकी क्रेडिबिलिटी भी समय के साथ जाती है। देखिए, कोविड के टाइम पे उन्होंने चलाया कि भारत में करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। कहीं पे पुरानी फोटोएं चला के उत्तर प्रदेश के बारे में चला दिया कि उत्तर प्रदेश में ये हो गया, लेकिन सच्चाई छिपी नहीं किसी से। जिस भारत के बारे में कहते थे कि करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाएगी, भारतवासियों ने ऐसा नेता चुनकर दिया जिसने एक नहीं 2-2 वैक्सीन अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से बनाकर दी। 220 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भारत के लोगों ने किया, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने किया, कोविड वर्कर्स ने किया और मोदी सरकार में हुआ। दुनिया के देश देखते रहे। वैक्सीन मैत्री को लेकर दुनिया के 170 देशों को वैक्सीन देने का काम किया, दवाइयां 190 देशों को देने का काम किया, पीपी किट हमने मास्क देने का काम किया। और आज दुनिया भर में एग्जाम्पल कोविड प्रबंधन का कोई बना तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारत सरकार उसके लिए बनी है। तो एक और क्रेडिबिलिटी उन बड़ी अखबारों की भी जाती है जो बड़ी बातें करते थे। उसका प्रभाव ये पड़ता है कि भारत में शायद निवेश नहीं आता। लेकिन कोविड के टाइम तो मैं तो वित्त राज्य मंत्री था, तो निर्मला जी भी आज शायद दोपहर के प्रोग्राम में आएंगी। तो अमित भाई, मैं और निर्मला जी रोज सुबह प्रधानमंत्री जी के निवास पर पहुंच जाते थे और कैसे हमारा ये पैकेज बने, आत्मनिर्भर पैकेज बने, कैसे महामारी से बचाएं, कैसे भूखमरी से बचाएं। मित्रों, दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया पर उस समय ऐसा डालते थे कि इतने लाख करोड़ का पैकेज दे दो, दुनिया भर के देशों ने ये कर दिया, ये कर दो। मोदी जी ने क्या समझदारी की, ये जानने की जरूरत है। आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जो खुले में बांट रहे थे। मोदी जी ने अनाज के भंडार खोले और 4 लाख करोड़ का अनाज 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया। किसी को भूखमरी से नहीं मरने दिया। और महामारी से बचाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगवाई और बूस्टर डोज भी लगवाया। अब आती है अर्थव्यवस्था बचाने की बात। उसमें भी मोदी सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लेकर आए और 5 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से बगैर किसी गारंटी और कोलेटरल के देश के व्यापारियों और उद्यमियों को दिया। आज तक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। 7.5% से लेकर 9% के बीच में केवल ब्याज दर उस पर मिला और लोगों को पैसा भी मिला। इनकम टैक्स ने रिफंड जल्दी कर दिया। टीडीएस टीसीएस में 25% कटौती हो गई। डिमांड हमारी ज़्यादा जनरेट हो गई। मनरेगा जो कांग्रेस के टाइम पे 30,000 करोड़ खर्च करते थे, हमने 1,10,000 करोड़ रुपये उस पर खर्च किया तो लोगों को गांव में भी रोजगार मिल गया। क्रय शक्ति भी बढ़ी तो पैसा सर्कुलेशन में आ गया और डिमांड जनरेट होनी शुरू हो गई। हमारे यहाँ जीएसटी कभी 1 लाख करोड़ नहीं इकट्ठा होता था। भारत ने पिछले 16 महीनों में लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा और 1,63,000 करोड़, 1,48,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ ऐसे जीएसटी कलेक्शन हुई। और आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर आकर खड़ी है।
7% विकास दर, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और वहां पर हम लोग कहते थे युवा क्या करेंगे, आप युवाओं की भूमिका की बात करते थे। जब मैं वित्त राज्य मंत्री बना तो मोदी जी ने हम दोनों को, निर्मला जी और मुझे बुलाकर कहा, भाई सुनो, भारत का युवा में बहुत क्षमता है, इसको एंटरप्रेन्योर बनाना है कि इसकी रोजगार देने की क्षमता बने, ना कि रोजगार मांगने वाले बने। स्टार्टअप्स के ये चुनौतियां हैं, आपको इनको दूर करना है, और हमें समय दे दिया कि 3 महीने के अंदर दूर करना है। हमने अपनी ओर से वो किया जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री की सोच देखिए क्या थी। वो स्टार्टअप्स जो आज के युवा ने शुरू की, उन्होंने स्टार्टअप्स 50 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गई आपदा के समय, और 108 स्टार्टअप्स आज यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त है। ये भारत ने करके दिखाया। दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप्स देशों में हमारा भारत आकर खड़ा हुआ। किया युवाओं ने, लेकिन मोदी जी ने उनका नेतृत्व करने का काम किया। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस आपदा के समय स्पेस सेक्टर खोल दिया, कोल एंड माइनिंग सेक्टर खोल दिया, डिफेंस सेक्टर खोल दिया। आज सुबह रक्षा मंत्री जी होंगे, शायद उन्होंने बताया होगा 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हमने आज देश में बनते हैं। आत्मनिर्भर भारत की सोच को हमने पीपी किट, मास्क और वैक्सीन से लेकर आज फार्मा हब दुनिया का हम लोग बन गए हैं। जो हम दुनिया भर के सबसे बड़े आयात करने वाले थे हथियारों के, 30,000 करोड़ का निर्यात हमने इस वर्ष किया है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लड़ाकू विमानों से लेके, टैंक से लेके, बंदूकों से लेके बाकी सब यहां पर बनता है। कांग्रेस के समय 10 साल सरकार रही, चाइना जी, उनको तो उस समय क्या नहीं मिल पाया, शाजिया जी, उनको तो उस समय क्या नहीं मिल पाया। 10 साल तो उनको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिली, स्नो बूट नहीं मिले, स्नो जो किट है वो नहीं मिल पाई, सूट नहीं मिल पाया। लेकिन हमारी सरकार के समय देश में ही बना हुआ सब कुछ हमने अपने सैनिकों को दिया है, और आगे इसको और मजबूत हम करने वाले हैं। मीडिया, आपने क्रेडिबिलिटी की बात की, और मुझे विश्वास है कि एज ए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आप इस इशू को एड्रेस करेंगे। लेकिन आपके मन के बहुत करीब विषय दूसरा है, जो मंत्रालय आप हैंडल कर रहे हैं, वो खेलों का है। अभी तक भारत में स्पोर्ट्स कल्चर और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को लेकर एक अलग तरह के वर्ग का कब्जा था। नेतृत्व भी बहुत सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशंस का पॉलिटिशियंस करते थे। अब हम देखते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी एक बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। पीटी उषा जैसा भारत का, जिन्होंने एक तरह से गौरव बढ़ाया, ऐसी व्यक्ति अब उस शीर्ष स्थान पर है जहां पे कभी सुरेश कलमाड़ी हुआ करते थे। ये कैसे संभव हुआ? हम पोडियम फिनिश भी देख रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये भी बदलाव देख रहे हैं। ये संभव कैसे हुआ? ये शायद स्पोर्ट्स के लिए जब लोग खड़े हो जाते हैं तो वो गौरव तो जरूर महसूस करते हैं, लेकिन ये संभव कैसे हुआ, ये समझने के लिए आपसे हम जानना चाहेंगे। आप में से कोई स्पोर्ट्स पर्सन रहा है पहले? थोड़ा बहुत मैं रहा हूं, लेकिन इस बीच में आपने स्पोर्ट्स की बात की, मैंने आपके साथ एक मैच खेला है। आप सांसदों के साथ, पत्रकारों के साथ मैच खेलते हैं। एक छोटा सा सौभाग्य मेरे को मिला था जब आपने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी और पत्रकारों की टीम को हराया था आपने। नहीं, आप में से कोई स्पोर्ट्स पर्सन रहा है, या आपके परिवार में कोई खेल खेलता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है? पीछे से कुछ हाथ उठाया। 300 लोगों में से 2 लोगों ने हाथ खड़े किए, तीसरा भी खड़ा हो गया। अब पहले तो हमें स्पोर्ट्स कल्चर के लिए स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट बने कैसे? हमारे परिवारों में यह होता था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर या कुछ और बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन खेलों के क्षेत्र में जाने। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और वो चाहते थे कि मैं फौजी बनूं। मेरे दादाजी, परदादा सब फौजी थे। उनके मन में था कि वो नहीं बन पाए, वो प्रोफेसर बन गए तो मेरा बेटा फौजी बने। और मैं 11 साल की उम्र में घर से भाग गया कि मैंने क्रिकेटर बनना है। और मैं पंजाब की नॉर्थ जोन की टीम का कैप्टन रहा, ऑल इंडिया चैंपियन रहे, सब कुछ हुआ। लेकिन जब मैं तीसरी बार का सांसद बना तब जाके मैं टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बन के लेफ्टिनेंट बना। अब मैं कैप्टन हूं।
तो मैंने वो भी पैशन अपना पूरा किया। पैशन एक तरफ है, फिट रहने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट मोदी जी ने शुरू की ताकि देश के लोग ओबेसिटी जैसी, मोटापे जैसी बीमारी हो, इससे दूर रह सकें, डायबिटिक्स जिसको हम शुगर, इससे दूर रह सकें। तो हम कुछ ना कुछ फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इस स्लोगन के साथ चले कि आधा घंटा अपने लिए निकालिए। योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मोदी जी ने स्थापित कर दिया। दुनिया भर के देश योग दिवस मनाते हैं, योग को अपनाते हैं। लेकिन खेलो इंडिया अभियान जब मोदी जी ने शुरू किया तो प्रधानमंत्री जी ने एक तो स्पोर्ट्स के बारे में नजरिया ही बदल दिया कि देश का प्रधानमंत्री देश के खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में जाने से पहले उनसे स्वयं मिलता है, उनका मनोबल बढ़ाता है और उन पे दबाव नहीं बनाता। अधिकतर देखा गया परिवार के लोग भी खिलाड़ी पर, बच्चे पर दबाव बनाते हैं, कोच भी दबाव बनाता है और एसोसिएशन भी दबाव बनाती है। मोदी जी बिल्कुल विपरीत करते हैं। वो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं और कहते कोई नहीं, खेलना जरूरी है, पार्टिसिपेशन जरूरी है, 100% एफर्ट जरूरी है, जीतो हारो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने देखा कि जो लोग ओलंपिक्स में नहीं जीत पाए थे, मोदी जी ने उनको भी अपने घर पे बुलाया और पीठ पर हाथ के रख के कहा क्यों उदास बैठे हो। उन्होंने कहा सर बैडमिंटन में मेडल नहीं जीत पाए। तो कहते तो क्या हुआ, अगली बार जीतोगे। और जो 73 साल में हम नहीं कर पाए वो थॉमस कप में गोल्ड मेडल जीतने का काम हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने किया। अब यही फर्क है। फिर बुलाया किसको, जो जीते उनको भी, जो हारे उनको भी। खिलाड़ियों के परिवार वालों से बात भी की। कोविड के समय देखिए साहब, हम अपने पड़ोसी से मिलने नहीं जाते थे, लेकिन हमने कोई कैंप कोविड के टाइम पे बंद नहीं किया। हमारी हॉकी टीम 6 महीने लगातार नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में रही। मीराबाई चानू की इंजरी होगी, हमने उसको 24 घंटे के अंदर वीजा लगवाया, अपने कोच के साथ अमेरिका भेजा, उसकी 6 महीने ट्रेनिंग वहां पे कराई, सीधा वो टोक्यो ओलंपिक्स में गई और भारत को पहला मेडल जिताने का काम मीराबाई चानू ने वहां से किया। हमने हॉकी में गोल्ड मेडल तो 1928, 1932, 1936 में मेजर ध्यानचंद ने जिता दिए थे। फिर वर्ल्ड कप के बाद बलबीर सिंह सीनियर ने 1948, 52 और 56 में 3 मेडल, फिर हमने हैट्रिक लगाई। लेकिन 41 साल के बाद हॉकी ने फिर ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। तो पूरा देश इंडिया गेट से लेकर पूरे देश भर में सड़कों पर उतर आए। ये भावना देश के अंदर खेलों को लेकर, ये भावना वापस खड़ी हुई है, एनवायरनमेंट खड़ा हुआ। कैसे? प्रधानमंत्री जी ने इसमें जान फूंकी है। बजट जो 864 करोड़ था उसको बढ़ाकर 3100 करोड़ रुपया कर दिया और खेलो इंडिया अभियान चलाकर पिछली बार 2700 करोड़ उसके लिए दिया था, अब 3200 करोड़ रुपया उसके लिए भी अगले 5 वर्ष के लिए कर दिया। तो बजट भी बढ़ाया, मनोबल भी बढ़ाया और जो वातावरण बनाने का काम है उसमें भी कोई कमी प्रधानमंत्री जी ने नहीं छोड़ी। ये काम तो यकीनी तौर पर बढ़िया है। खेलो इंडिया में तो खैर कमेंडेबल काम है और खासकर प्रधानमंत्री जब एक टीम के साथ हारने पर उनको सांत्वना देते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था पूरे देश ने देखा था। लेकिन अनुराग ठाकुर की बात हो और बीसीसीआई और क्रिकेट की बात ना हो, ये अधूरा है। एक जन भावना है, मैं उसके आधार पर आपसे सवाल कर रहा हूँ। लोग कहते हैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हेक्टिक कैलेंडर है कि इंजरीज भी हैं खिलाड़ियों को, क्या उस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए? आप बीसीसीआई के महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, तो वो उसके बारे में आपकी क्या? मैं जब बीसीसीआई का अध्यक्ष था, मैंने उससे पहले जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था, मैंने तब क्या किया था, मैंने इंडिया अंडर 19 और इंडिया ए के विदेशी दौरे बहुत बढ़ा दिए थे कि हम क्यों पहले 16 खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसके अलग से 7-8 और गिनते थे, हम 24-25 खिलाड़ियों तक सीमित रहते थे। मैंने उस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया था। मैंने अंडर 19 के टूर ज़्यादा कराए, इंडिया के कराए कि बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर दो। अगर 16 यहाँ पर हैं तो कम से कम 32 से लेकर 64 खिलाड़ी पीछे होने चाहिए, कोई एक जाए तो जाए, 2 और तैयार खड़े हो टीम में आने के लिए। और आज आप देखिए, चाहे आईपीएल हो या बाकी टूर्नामेंट्स हो, आपके पास पहले नहीं तो ज्वागल श्रीनाथ बेचारा कितने टूर्नामेंट तक लगातार बॉलिंग करता था, दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं मिलती थी। आज आप उनको बदल देते हो, वो आपकी बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने का काम किया। 130 करोड़ के देश में हम ये क्यों सोचते हैं कि यही लोग खेलेंगे? आपकी टेस्ट टीम, वनडे टीम, T20 टीम से लेके आईपीएल तक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है। आप चाहें तो आपके पास 200 या 300 खिलाड़ियों का पूल ऐसा होना चाहिए जो एक स्तर के हैं।
कोई असंभव काम नहीं है, लेकिन उनकी रोटेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि विराट कोहली सारे फॉर्मेट खेले तो विराट कोहली आईपीएल भी खेलेगा और रोहित शर्मा भी वो सब करेगा। तो ये कड़ा निर्णय बीसीसीआई को करना है कि उसमें बैलेंस कैसे बनाएं। और कई बार क्या होता है, आपका ब्रॉडकास्टर या आपके स्पॉन्सर कहते हैं कि अच्छा ये खिलाड़ी नहीं होगा तो टीम वैल्यू नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं है। आज सूर्या यादव वो करता है जो बाकी खिलाड़ी नहीं कर पाते थे। कैसे हुआ? अवसर मिला तभी हुआ ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। वुमेन आईपीएल शुरू होने जा रही, देखते हैं उसका कैसा रहता है, लेकिन ये सब प्रयास करते रहना चाहिए। भारत इतना बड़ा देश है, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना क्या है, जैसे अमेरिका में इनके अपने खेल है, अमेरिकन फुटबॉल से लेके बेसबॉल से लेके बाकी, वो यहाँ नहीं खेले जाते। बास्केटबॉल वहाँ जितना लोकप्रिय बाकी देशों में नहीं है। तो भारत में योगासना हो, मलखंब हो, कलारपट्टू हो, हम ट्रेडिशनल गेम्स को भी बहुत बल दे रहे हैं। मलखंब अगर आप यहाँ पे करना शुरू कर दो तो आधे लोग उठ, ताली बंद नहीं होगी, क्योंकि जो कर्तव्य वहाँ पे करके दिखाते हैं वो अपने आप में बहुत हमारा काम है, हम रीजनल ट्रेडिशनल को अब नेशनल और फिर इंटरनेशनल खेल बनाएंगे। मैंने वो अपने हाथ में काम ले लिया है, हम इसको लेके जाएंगे। अगर ये जूडो, ताइक्वांडो और बाकी सब हो सकता है, कराटे जो बाकी देशों के रीजनल थे और ओलंपिक गेम्स हो सकते, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है। आपने कहा कि आज प्रबंधन पीटी उषा के हाथ में है, कल्याण चौबे के हाथ में, बाकी गगन नारंग से लेके बाकी खिलाड़ी उसमें चुने हैं। ये बदलाव किया गया है ताकि खिलाड़ियों की भी भूमिका हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा असहमत इस यहां पर भी हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होनी चाहिए, चाहे वो खिलाड़ी में हो, नेता में हो, अधिकारी में हो, और उसमें वो कमिटमेंट होनी चाहिए कि संस्था को आगे लेकर जाना है। आपने कलमाड़ी का उदाहरण दिया तो सुरेश कलमाड़ी जी एक तरफ आ गए, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो शरद पवार जी ने बॉम्बे में वो स्टेडियम बनाया, शायद कभी बनता नहीं वानखेड़े स्टेडियम। अरुण जेटली जी ने दिल्ली का स्टेडियम बनाया, शायद कभी ना बन पाता। आईएस बिंद्रा ने स्टेडियम बनवाया मोहाली का, शायद कभी ना बन पाता। मैं उस समय राजनीति में नहीं था, मैं तो मात्र 26 साल का था। मैंने धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जब मेरे पास केवल 7 प्लास्टिक की कुर्सियां थी, बैंक में 9 लाख रुपया था, और मैंने उस समय 50 करोड़ का स्टेडियम बगैर सरकार के पैसा लिए बनाया। तो आप बोलोगे मैं राजनीति में आ गया, अब मैं स्टेडियम, मैं एसोसिएशन छोड़ दूं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं, और मैं खुले में बोलता हूं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे इसका खराब नुकसान होगा राजनीतिकों का, लेकिन क्यों? अब पार्लियामेंट में लोग चुन के आते हैं, कोई किसान आता है, प्रोफेसर आता है, व्यापारी आता है, तीसरा आता है, तो आते हैं ना सब चुने हुए। ये समाज का एक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। इसीलिए इन बॉडीज की ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जिसको चुनना चुने, लेकिन टेक्निकल साइड पे खिलाड़ियों की बड़ी अहम भूमिका होनी चाहिए, और वो है हर जगह। हम उसको सुनिश्चित करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड में 25% हमने ईसी में, एग्जीक्यूटिव कमेटी में खिलाड़ी होने ही चाहिए, हमने सुनिश्चित किया है। टेक्निकल भी खिलाड़ी होने ही चाहिए। और अब अच्छी बात है, पीटी उषा से लेके बाकी खिलाड़ी, कल्याण चौबे हमारे फुटबॉल के अध्यक्ष बने हैं, टीटीएफआई में हमारे ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी चुनकर आगे आए हैं। बाकी खेल संघों में भी खिलाड़ियों की बहुत बड़ी भूमिका है। रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के बने, इससे पहले कौन था, सौरभ गांगुली बने थे। तो ऐसा नहीं, ब्रजेश पटेल कर्नाटका के रहे, बहुत सारे खिलाड़ी अलग अलग जगह रहे, शिवलाल यादव से लेके बाकी भी रहे। क्या आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम शायद ओलंपिक भी या फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप होस्ट करने की स्थिति में, क्योंकि वर्ल्ड कप तो हमने कर लिया क्रिकेट का, अभी हॉकी का भी वर्ल्ड कप हो रहा है। देखिए, भारत अगर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी इस साल कर रहा है, G20 की प्रेसिडेंसी हम लोग इस साल कर रहे हैं, हम लोग विश्व कप का आयोजन हॉकी का इस वर्ष कर रहे हैं, हम लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे, तो भारत को निश्चित तौर पर केवल सोचना नहीं चाहिए, बल्कि हम करके दिखाएंगे। ओलंपिक्स का आयोजन भारत में ही करके दिखाएंगे, और ये संकल्प लेके चलें जी। कोई कारण नहीं कि भारत ओलंपिक्स का आयोजन क्यों ना करें। हमारे पास अच्छे खेल मैदान है, आधारभूत ढांचा है, खिलाड़ी अच्छे हैं, हमारे पास होटल्स अच्छे हैं, एयरपोर्ट अच्छे हैं,
आज भारत के एयरपोर्ट्स दुनिया भर के किसी भी एयरपोर्ट से मुकाबला कर लीजिए, अच्छे हैं। भारत के होटल हॉस्पिटैलिटी का मुकाबला कीजिए, सबसे अच्छे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने मेडल्स जीतने का काम किया। ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स में हमने आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते 7। पैरालंपिक्स में पिछली बार हमारे 19 खिलाड़ी खेलने गए थे, इस बार हम 19 मेडल जीत कर लाए हैं। डेफ ओलंपिक्स में हमने 16 मेडल जीते हैं। IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। प्रवीण हुड्डा ने, मनीषा मौन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। तो कॉमनवेल्थ गेम में हमने 61 मेडल बगैर शूटिंग के जीते हैं और 22 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। तो भारत क्यों ना आयोजन करे? मेरा एक आखिरी सवाल आपसे जरूर है। हमने चूंकि खेल की बात करी है, एक और बात आती है, चूंकि आपके पास सूचना मंत्रालय है इस देश में। मैंने शुरुआत में बात की थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी नैरेटिव की लड़ाई चलती है। एक और विषय बहुत युवाओं की है, और चूंकि हम बात भारत की कर रहे हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म की स्वायत्तता को लेकर भी है। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें जो कुछ दिखाया जाता है वो बड़ा चूंकि हर हाथ में पहुंच रहा है और हर युवाओं के हाथ में पहुंच रहा है, जो कि संभवतः ठीक नहीं है। क्या सरकार की कुछ ऐसी योजना है कि उसके अगर कंट्रोल नहीं हो तो कम से कम एक नियंत्रण इस तरह का हो जिसमें कि कुछ चीज़ें फिल्टर आउट हों? एक बैलेंस कैसे बैठाएंगे आप? देखिए, जो सिनेमा में जाता है उसके लिए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है और वो अपना एक रोल अदा करती हैं। OTT पर कुछ शिकायतें भी आती हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं आती हैं, लेकिन क्रिएटिविटी को थोड़ी सी और ऑटोनॉमी देना या और खुलापन देना ताकि लोग क्रिएटिव हो सके, वो बहुत आवश्यक है। लेकिन उसका दुरुपयोग किसी प्लेटफॉर्म पर ना हो, इसके लिए कानून में प्रावधान किए गए हैं। और उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पहला जो पब्लिशर है, जो उसको बनाता है, दिखाता है, उसके स्तर पे शिकायत होती है तो 95% शिकायतें वहीं पर ख़त्म हो जाती है। दूसरा स्तर है जहां उनकी एक एसोसिएशन या कमेटी बनी है, उस स्तर पर आकर बाकी अधिकतर ख़त्म होती है। 1% से कम शिकायतें केवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास आती हैं और हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी आए उसके खिलाफ हम कड़े कदम भी उठाते हैं, उसको ड्रॉप भी करना पड़ता है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हमने करने का काम किया है। आज अगर मुझे लगता है थोड़ा सा, कई बार लगता है कि थोड़ा जैसे न्यूज़ चलती हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। फेक न्यूज़ चलती तो PIB ने फैक्ट चेक शुरू किया, उसको फटाफट फैक्ट चेक करके सरकार के बारे में बताते हैं कि गलत है, सही है। किसी ने कल चला दिया था कि राजनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया, तो हमने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। तो क्रिएटिविटी को थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत बांधना नहीं चाहिए, उसको थोड़ी स्वायत्तता भी मिले, लेकिन इतनी भी ना मिले कि वो कुछ भी दिखाए जिसके कारण समाज में दुष्प्रभाव हो। इसलिए उसके लिए उतना प्रावधान रखा गया है और वो अभी तक ठीक काम कर रहे हैं। भविष्य में कभी लगता है कि इसमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है तो निश्चित तौर पर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। आपने आपकी हमेशा की स्टाइल में चौके छक्के और वो भी तथ्यों के साथ हमारे साथ समय निकाल कर आप आए और इस प्रोग्राम में, इस सेशन में आपने युवाओं के विषय हो, खेल के विषय हो, मीडिया के विषय हो, सबके बारे में आपके विचार साझा किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सत्र में सत्र के जो प्रमुख वक्ता है आरिफ मोहम्मद खान जी, वो भी पहुंच गए हैं, तो हम आने वाले सत्र की ओर जाएंगे। तृप्ति जी, मैं तो यही कहूँगा, चौके छक्के तो आपने कहा लगाए, लेकिन जब आप अपनी सेंचुरी लगा लेंगे तब भी मैं चाहूँगा इस मंच पर आने का। जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। वाह।